हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सांवली लड़की भाग 8। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा प्रिया की चालाकी से वैष्णवी का रिश्ता टूट जाता है, जिसकी वजह से वरुण के घर वाले वैष्णवी को भी भला बुरा कहते हैं और रिश्ता करने से मना कर देते हैं। लक्ष्मी देवी ये सारी बातें सुन रही थी। आज उसे भी प्रिया पर गुस्सा आ रहा था। अब आगे वरुण के घर वाले कहते हैं, क्या पता जैसी ये है इसकी बहन भी ऐसी ही हुई तो हमारे बेटे का तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। हम अभी ये रिश्ता तोड़कर जा रहे हैं। वरुण ने अपने माता पिता को रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी नहीं सुनी और वरुण को साथ लेकर रिश्ता तोड़ चले गए। ये सब बातें वैष्णवी की दादी लक्ष्मी देवी भी देख रही थी और सुन रही थी और आज उसको अपनी प्यारी पोती प्रिया से घृणा हो रही थी। वो उसकी इस गिरी हुई हरकत से बुरी तरह आहत हुई थी। इधर वैष्णवी को अपना रिश्ता टूटने का उतना बुरा नहीं लगा जितना प्रिया की हरकतों के बारे में जानकर बुरा लगा। फिर लक्ष्मी देवी प्रिया को भला बुरा कहने लगी। वो बोली, बेशरम, तूने आज मेरी नाक कटवा दी। क्या तुझे ये सब सिखाया था मैंने? आज तेरी वजह से मेरी नजरें शर्म से झुक गई। मेरी बेटी वैष्णवी का इतना अच्छा रिश्ता आया था, वो भी तेरे कारण टूट गया। वैष्णवी अपनी दादी को शांत करा रही थी। बोली, दादी, आपकी सेहत के लिए इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। मेरी चिंता मत करो, आप वैसे भी मुझे वो लड़का पसंद नहीं था। इधर प्रिया भी पश्चाताप के आंसू रो रही थी, लेकिन किसी को भी उसकी चिंता नहीं थी। सभी को उसके आंसू घड़ियाली लग रहे थे। वो सभी से अपने किए की माफी मांग रही थी, लेकिन कोई भी उसको माफ नहीं करना चाहता था। फिर वैष्णवी उसके पास आई और बोली, ठीक है, मैं तुझे एक शर्त पर माफ कर दूंगी। अगर तू वापस सूरज जीजू के साथ चली जाएगी। देख, वो अब भी तेरे लिए यहीं खड़े हैं। अगर कोई और होता इतना सब होने के बाद भी यहाँ रुकता भी नहीं। फिर प्रिया वैष्णवी को गले लगाकर बोली, दीदी, तुम इतनी अच्छी कैसे हो? मेरी वजह से तुम्हारा रिश्ता टूटा और तुम ही वापस मेरा रिश्ता जोड़ रही हो। सूरज आकर बोला, प्रिया, तुम अपनी दीदी की चिंता मत करो। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। देखना, जल्द ही इनको फिर से खुशियां मिल जाएगी। तभी माहौल को हल्का करने के लिए विनय टेलीविजन चला देता है, जिस पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी। कमांडो अभिमन्यु मिशन से जिंदा वापस लौटे। साथ में अभिमन्यु की तस्वीर भी दिखा रहे थे। इस खबर को देखते ही जैसे वैष्णवी को नया जीवन मिल गया हो। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अपनी दादी से बोली, दादी, वो देखो, वो है मेरा प्यार अभिमन्यु, मैं उससे शादी करूंगी। इस खबर को देखकर घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। समाचार चैनल पर अभिमन्यु की वापसी की खबर देख वैष्णवी का मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो तुरंत जाकर अभिमन्यु से मिलना चाहती थी। रोज ही उसको न्यूज चैनल पर अभिमन्यु और नीता की नई नई खबरें सुनने को मिल रही थी। अब प्रिया अपने पति के साथ वापस चली गई थी और वैष्णवी की छुट्टियां भी खत्म होने को आ रही थी। वो जल्द ही अपनी ड्यूटी पर वापस लौटना चाहती थी, इसलिए उसने 2 दिन पूर्व ही वापस लौटने का फैसला कर लिया, ताकि पहले जाकर वो अभिमन्यु से मिल सके। लेकिन इससे पहले कि वो तैयारी करती, उसके पास एक अनजान नंबर से फोन आया। उसने फोन उठाया तो दूसरी ओर से अभिमन्यु की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज सुनते ही वैष्णवी बोली, कितने दिन से तरस रही हूँ तुम्हारी आवाज सुनने को अभिमन्यु। अभिमन्यु बोला, मेरा भी यही हाल है। अब तुमको तो सब पता है कि ड्यूटी के आगे हम दोनों ही बेबस हैं। वैष्णवी बोली, मेरी 3 दिन की छुट्टी बची है, सोच रही हूँ तुम्हारे पास आ जाऊं। अभिमन्यु बोला, इसमें पूछने की क्या बात है, मैं भी दिल्ली में ही हूँ। फिलहाल पोस्टिंग भी कोई नहीं है, तो आ जाओ। फिर काफी देर बात करने के बाद दोनों ने फोन काट दिया। अगले दिन वैष्णवी घर से निकलने की तैयारी करने लगी। सबसे पहले लक्ष्मी देवी ने पूछा, अभी तो तेरी छुट्टियां बची है, तो तू कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? वैष्णवी बोली, दादी, तुम्हारे होने वाले दामाद से मिलने जा रही हूँ। वो अभी दिल्ली में ही है और वहाँ पहुँचने में मुझे अपना 1 दिन तो लगभग खराब करना ही पड़ेगा। फिर 2 दिन उसके पास रुककर अपनी ड्यूटी पर चली जाऊंगी। लक्ष्मी देवी बोली, अच्छा, हमसे मन भर गया है लगता तेरा। वैष्णवी बोली, ऐसा नहीं है दादी, बस अभिमन्यु से मिलने का मन कर रहा है और कुछ नहीं। लक्ष्मी देवी बोली, जा तू, मैं कहाँ रोक रही हूँ तुझे, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। फिर उसके माता पिता और भाई भी आ गए। फिर उसने सभी को अपने जाने की बात बताई और कारण बताया।
फिर वो घर से अपना सामान लेकर चली गई। अगले दिन वो अभिमन्यु के पास पहुंच गई थी। देखते ही दोनों ऐसे गले मिले जैसे जाने कितने वर्षों के बिछड़े हुए अब मिले हों। फिर दोनों अभिमन्यु के कमरे में आ गए। वहां फिर अभिमन्यु ने वैष्णवी को अपने साथ मिशन पर घटी सारी घटना बता दी। फिर बात करते करते कब दिन ढल गया और रात हो गई, दोनों को ही नहीं पता चला। सुबह दोनों कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाने लगे कि तभी अभिमन्यु के पास हाई कमान का मैसेज आया कि तुरंत आकर उनसे मिले, क्योंकि उसको तुरंत किसी जरूरी मिशन पर निकलना है जिसकी डिटेल्स आकर उसको मिल जाएगी। अब दोनों का बाहर जाने का प्लान तो कैंसिल हो गया। फिर अभिमन्यु तो चला गया हाई कमान से मिलने और वैष्णवी वापस सिक्किम अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने। दिल्ली से 3 दिन के सफ़र के बाद उसने फिर से बेस अस्पताल में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। अभी वैष्णवी को ड्यूटी ज्वाइन किए एक ही दिन हुआ था कि एक कठिन केस उसके हिस्से आया। रिटायर्ड ब्रिगेडियर जगदीश सिंह को हार्ट अटैक आया था। उनके बेटे मेजर तरुण सिंह की ड्यूटी इस समय कश्मीर में थी और वो इमरजेंसी छुट्टी लेकर यहाँ के लिए निकल चुके थे। ब्रिगेडियर का घर बेस अस्पताल के पास ही था, वो वहीं के निवासी थे। वैष्णवी अभी उनके ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। लगभग 4 घंटे के अथक प्रयासों के कारण ब्रिगेडियर जगदीश सिंह के प्राण बच पाए थे, लेकिन अभी उनको आईसीयू में रखा गया था। वैष्णवी उनका खुद ही ध्यान रख रही थी। शाम को जाने से पहले उसने नर्स से कहा था अगर ब्रिगेडियर साहब को कुछ भी परेशानी हो तो उसको तुरंत कॉल कर बुला लिया जाए और बिना उससे पूछे किसी को भी उनके पास नहीं जाने दिया जाए। नर्स ने हाँ कह दिया और फिर वैष्णवी अस्पताल में स्थित अपने कमरे पर चली गई। वैष्णवी अगले दिन सुबह 6 बजे ही अस्पताल आ गई और सीधे ब्रिगेडियर के रूम में चली गई। वहां आकर उसने उनका चेकअप किया। तभी ब्रिगेडियर साहब को होश आ गया और होश में आते ही वो वैष्णवी से बोले, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो? उनको लग रहा था शायद वो अपने घर पर है और कोई उनके कमरे में घुस गया है। वैष्णवी बोली, आप शांत हो जाइए सर, ये हॉस्पिटल है और मैं आपकी डॉक्टर हूँ। फिर ब्रिगेडियर बोले, क्या हुआ मुझे, मैं तो ठीक हूँ। वैष्णवी बोली, आपको हार्ट अटैक हुआ था लेकिन अब आप खतरे से बाहर हैं। अब ज्यादा सवाल मत पूछिए, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, बस चुपचाप लेटे रहें। अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ। फिर ब्रिगेडियर उसकी शक्ल देखते रह गए और वैष्णवी वहां से चली गई और पास ही अपने रूम में जाकर कुछ काम करने लगी। तभी थोड़ी देर में अस्पताल में मेजर तरुण सिंह आते हैं और आते ही रिसेप्शन से पूछकर वो अपने पिता को देखने आईसीयू की तरफ चल देता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसको बिना डॉक्टर से पूछे अंदर जाने से मना कर देती है, पर वो अनसुना कर चला जाता है। फिर गेट के पास नर्स मेजर तरुण को अंदर जाने से मना करती है तो वो कहता है, तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। फिर नर्स बोलती है, सर मैं तो आपको जानती हूँ लेकिन यहाँ डॉक्टर नए हैं और उन्होंने किसी को भी उनसे बिना पूछे अंदर जाने से मना किया हुआ है, आप पहले उनसे पूछ लीजिए। लेकिन तरुण कहता है उसको किसी की भी इजाजत की कोई जरूरत नहीं और वो रूम में घुस जाता है। तभी शोर सुनकर वैष्णवी भी वहां आ जाती है और नर्स कहती है, मेजर तरुण जबरदस्ती अंदर चले गए हैं। वैष्णवी अंदर जाकर मेजर तरुण को तुरंत बाहर निकलने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। तो वैष्णवी कहती है, अभी बाहर जाइए वरना मुझे आपकी पोजीशन भूल आपको जबरदस्ती बाहर निकलवाना पड़ेगा। मेजर तरुण बोला, ये मेरे पिता है और तुम मुझे नहीं रोक सकती। वैष्णवी कहती है, लगता है आप अपने पिता को ठीक होते नहीं देखना चाहते। मेजर तरुण कहता है, ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं क्यों अपने पिता को ठीक होते नहीं देखना चाहता। वैष्णवी बोली, ये आईसीयू है और तुम्हारे यहाँ रहने से इनको इन्फेक्शन होगा और वो जल्द ठीक नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये जल्दी ठीक हो तो आप अभी बाहर ही रहिए, जब ये आईसीयू से बाहर आ जाएंगे तो आप इनके पास रुक सकते हैं। फिर मेजर तरुण वहां से चला गया। ये सारा प्रकरण चुपचाप लेटे हुए रिटायर ब्रिगेडियर जगदीश सिंह भी देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। फिर मेजर तरुण सिंह बाहर आकर वेटिंग रूम में रुक जाते हैं और फिर वहां वैष्णवी आती है। वैष्णवी मेजर से कहती है, अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा करना, लेकिन पेशेंट के लिए ये सब जरूरी है और अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाए तो परेशानी पेशेंट को और हमें होती है। फिर मेजर तरुण भी अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। वैष्णवी पूछती है, तो मेजर कहाँ पोस्टिंग है अभी आपकी? मेजर तरुण बोला, अभी कश्मीर में पोस्टिंग है मेरी,
लेकिन पिताजी की खबर सुनते ही इमरजेंसी छुट्टी लेकर चला आया। वैष्णवी बोली, घर में कोई और नहीं है क्या? मेजर तरुण बोला, घर में बस मैं और पिताजी ही हैं। माँ का देहांत 10 वर्ष पूर्व ही पिताजी के रिटायरमेंट से पहले ही हो गया था। जब पिताजी एक मिशन में घायल हुए थे तो माँ को ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, जिस कारण वो चल बसी। तुम बताओ डॉक्टर, तुम्हारे घर में कौन कौन है? वैष्णवी बोलती है, मेरे पिताजी, माँ, भाई बहन और दादी है घर में, बस और कुछ ज्यादा नहीं है मेरी कहानी। फिर वैष्णवी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ब्रिगेडियर को आईसीयू से बाहर निकालकर वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। वैष्णवी मेजर तरुण से कहती है, अब ब्रिगेडियर सर पूरी तरह खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी भी उनको 15 दिन तक तो वार्ड में रहना ही पड़ेगा। मेजर तरुण बोला, मैं अपनी छुट्टी बढ़वा लेता हूँ, पिताजी के ठीक होने तक मैं यहीं रुकूंगा। वैष्णवी बोली, अगर जरूरी काम हो तो रहने दीजिए, वैसे भी मैं तो यहीं अस्पताल के रेजिडेंशियल एरिया में ही रहती हूँ। मेजर तरुण बोला, नहीं, मैं छुट्टी ले लूंगा, आप भी तो अपने काम में बिजी रहेंगी, और भी तो काम होंगे आपके पास। फिर वैष्णवी वहां से अपने कैबिन में आ जाती है और मेजर तरुण भी अपनी और 20 दिन की छुट्टियों के लिए अप्लाई कर देता है। ब्रिगेडियर जगदीश सिंह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं। मेजर तरुण उनके पास ही रुककर उनकी देखरेख करने लगते हैं। उनको 10 दिन व्यतीत हो जाते हैं और ब्रिगेडियर जगदीश सिंह की हालत में तेजी से सुधार होने लगता है। वैष्णवी मेजर तरुण से कहती है, ब्रिगेडियर साहब को 2 दिन बाद छुट्टी मिल जाएगी। ब्रिगेडियर वैष्णवी से कहते हैं, मुझे तो तुम घर पर ही देखने आना, किसी और डॉक्टर या नर्स से मैं नहीं दिखवाऊंगा अपने आप को, मुझे बस तुम पर ही भरोसा है। लेकिन उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहे थे अपने बेटे मेजर तरुण का विवाह वैष्णवी से कर दे, लेकिन उन्होंने इस बारे में ना तो वैष्णवी से बात की थी और ना ही तरुण से। वैष्णवी उनसे कहती है, ठीक है, मैं दिन में 2 बार सुबह और शाम आपको देखने आ जाया करूँगी, लेकिन एक नर्स सारा दिन के लिए आपके पास रहेगी, जब तक आप अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाओगे। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।